जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। 90% एनजीओज यानी कि ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज के मेन ऑब्जेक्ट्स कॉपी पेस्टेड होते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग बहुत ही अनप्रोफेशनल होती है। इस पे आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया जब आप एनजीओ बना रहे थे। जब आपने अपना ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी बनाई तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपका ये काम नहीं है। तो ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स ही इसका फाउंडेशन होते हैं। आपके एनजीओ की जान बसती है आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 ऐसी खास बातें लेके आया हूं जिसको आपको अपने एनजीओ में जरूर इंश्योर करना है। अगर आप एक ट्रस्ट चला रहे हैं या ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी ट्रस्ट डीड में इन 5 बातों को ज़रूर शामिल करना है। अगर आप एक सोसाइटी बना रहे हैं या सोसाइटी चला रहे हैं तो आपकी सोसाइटी के बायलॉज में ये 5 बातें ज़रूर लिखी होनी चाहिए। और अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हैं या सेक्शन 8 कंपनी बनाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस पे बहुत ध्यान दें और इन 5 बातों को ज़रूर अपनी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेक करें, देखें, इंश्योर करें। तभी आप अपने एनजीओ को परपेचुअली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप इसे चला सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक एनजीओ को फाइनल 12AB ATG का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। एक एनजीओ का CSR प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है। FCRA का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है। कारण क्या है? कारण है आपके एनजीओ में जो आपने मेन ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। ये कॉपी पेस्टेड हैं जिसके कारण ये डोनर के, गवर्नमेंट्स के, रेगुलेटर्स के ऑब्जेक्टिव से अलाइंड नहीं होते एंड एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू रिजेक्शंस। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये 5 बातें मैं आपके सामने रखता हूं। और सबसे पहले हमेशा की तरह मेरा हमेशा आपको एक सुझाव है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे बेहतरीन वीडियोस एनजीओस के लिए अपने आप आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब आप एक एनजीओ बनाते हैं तो आपको अपने मेन ऑब्जेक्ट्स में ज़रूर लिखना है। 2 बातें आपको ध्यान देनी है। आपने एनजीओ बनाया है जनरल पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि ये बात आपके ट्रस्ट डीड में, बायलॉज में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ज़रूर लिखी होनी चाहिए दैट द बेनिफिट ऑफ योर एनजीओ शैल बी एक्सटेंडेड to the mankind, to each and every person, to the public at large, without any discrimination on the basis of caste, creed, religion, etc. अगर आपके एनजीओ में अगर आप ये बात साबित नहीं कर सकते हैं या आप जो कार्य कर रहे हैं केवल एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए ही कर रहे हैं तो मान के चलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका फाइनल 12AB ATG का रजिस्ट्रेशन 100% रिजेक्ट करेगा। सो प्लीज़ अपने एनजीओ के मेन ऑब्जेक्ट्स में इस बात को बार बार रिपीट करें। बहुत सारे मेन ऑब्जेक्ट्स में जो भी आपके प्रिंसिपल 3, 4, 5 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ इस बात को बार बार लिखें। Without any discrimination on the basis of caste, creed, religion, the benefits shall be provided to each and every person. Number 1. Number 2, इसी के साथ ही एक दूसरा पॉइंट जुड़ा है, ये भी आपको ज़रूर लिखना है, बेनिफिट से ही जुड़ा है। ये जो आपने एनजीओ बनाया है, ये जो एनजीओ आप चला रहे हैं, इसके बेनिफिट्स डायरेक्टली
इनडायरेक्टली आप अपने आप को नहीं दे सकते। एज ए ट्रस्टी, एज ए मेंबर, एज ए प्रमोटर या आपके रिलेटिव्स, ये जो आप एनजीओ चला रहे हैं उससे जुड़े हुए जो बेनिफिट्स हैं वो आप इन लोगों को नहीं दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने एक साल में 50,000 रुपए का आपको डोनेशन दिया है, आप उसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते हैं। एज पर सेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप ऐसा करते हैं, देयर आर सर्टेन क्लॉजेज इन सेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कि अगर आप अपने एनजीओ में जो उससे बेनिफिट्स पैदा हो रहे हैं, जो आप चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो फायदा पहुंचा रहे हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को नहीं दे सकते, अपने रिलेटिव्स को नहीं दे सकते। तो ये बात ज़रूर आपके बायलॉज में, ट्रस्ट डीड में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होनी चाहिए दैट नो बेनिफिट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल बी एक्सटेंडेड टू दीज पर्सन्स। और इसके साथ एक बात आपको और पढ़नी होगी। एज ए मेंबर, एज ए फाउंडर और एज ए ट्रस्टी ऑफ द एनजीओ, आपको इस बात का भी हक है, यदि आपने अपनी एक बिल्डिंग को अपने ही एनजीओ को किराए पे दे रखा है, यदि आपने अपने ही एनजीओ को लोन दे रखा है, तो आपको पूरा हक है आपने एक रीजनेबल रेंट लेने का, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेने का, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की रिम्बर्समेंट का। इससे आपको दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तभी दी जाएंगी जब लिखा होगा आपके बायलॉज में, ट्रस्ट डीड में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो यहां मेरा पहला पॉइंट खत्म होता है। दूसरा पॉइंट, इररिवोकेबल क्लॉज। ये जो दूसरा पॉइंट है ये ट्रस्ट के लिए ही बना हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 12AB 80G का फाइनल या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते हुए ये खास तौर से चेक करता है कि क्या ट्रस्ट इररिवोकेबल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इररिवोकेबल ट्रस्ट को ही सचमुच में एक एनजीओ मानता है। ये इररिवोकेबल क्लॉज क्या है? इररिवोकेबल का मतलब होता है आपने जो ट्रस्ट के तौर पर एक एनजीओ बनाया है, तो आपके ट्रस्ट डीड में लिखा होना चाहिए दैट द ट्रस्ट शैल बी इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब होता है आपने जो ट्रस्ट बनाया है उसे आप बाद में खुद भी भंग नहीं कर सकते। ट्रस्ट कैन नॉट बी रिवोकेबल। आपका आज मन किया, आपने ट्रस्ट बनाया, इस ट्रस्ट में लाखों रुपए की डोनेशन इकट्ठी हो गई हैं, करोड़ों रुपए की डोनेशन इकट्ठी हो गई हैं। 2 साल बाद आप कहें कि मैं इस ट्रस्ट को भंग करता हूं, तो उस फंड्स का क्या होगा? सो द ट्रस्ट, एन अप्रूव्ड ट्रस्ट मस्ट बी इररिवोकेबल ट्रस्ट। तो ये क्लॉज दैट द ट्रस्ट शैल बी इररिवोकेबल, ये आपके ट्रस्ट डीड में जरूर लिखा होना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? एनजीओस कैसे काम करते हैं? डोनेशंस लेना, सीएसआर ग्रांट्स लेना, सीएसआर डोनेशन देना, यही आपके एनजीओ का ऑक्सीजन है। तो बहुत बार आप सीएसआर डोनेशंस, सीएसआर प्रपोजल्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाती हैं। कारण कहीं ना कहीं आपके एनजीओ के ट्रस्ट डीड में, बायलॉज में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज मिसिंग है जिसे वो कंपनी चेक कर रही है। तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए अपने एनजीओ के मेन ऑब्जेक्ट्स में, टू अंडरटेक सीएसआर प्रोजेक्ट्स एंड टू कैरी ऑन ऑल दोज एक्टिविटीज which have been mentioned in Schedule 7 relevant to Section 135 of Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट की सेक्शन 135 में शेड्यूल 7 में 32 प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज दी हुई हैं जिसे माना जाता है कि ये सीएसआर, आप इसके तहत इन एक्टिविटीज पर कंपनियां खर्चा कर सकती हैं। तो आपने जिस कंपनी के पास आपने सीएसआर का प्रपोजल भेजा है, वो जिस काम के लिए सीएसआर फंड्स आपको देना चाहती है, क्या उस काम को आप एग्जीक्यूट कर भी सकते हैं? क्या आपके मेन ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है? ये चेक किया जाता है। तो आपको ये एक लाइन लिखने से, टू अंडरटेक सीएसआर प्रोजेक्ट्स एंड टू कैरी ऑन ऑल दोज 32 एक्टिविटीज
as mentioned in Schedule 7 relevant to Section 135 of Companies Act 2013। ये लिखते ही वो आप सारी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नंबर 4, बहुत बार ऐसा होता है एक एनजीओ के तौर पर आप अपने सपने को एक दूसरे एनजीओ के थ्रू भी पूरा कर सकते हैं। एक एनजीओ अपने यहां पड़े सरप्लस फंड्स को दूसरे एनजीओ को भी दे सकता है डोनेशन के तौर पर, लेकिन इसे देने से पहले आपके ट्रस्ट डीड, आपके बाईलॉज, आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहीं ना कहीं आपके मेन ऑब्जेक्ट्स में लिखा होना चाहिए दैट योर एनजीओ मे गिव फंड्स एज डोनेशन टू द अदर एनजीओज। अदरवाइज अगर एक ए नाम के एनजीओ ने किसी बी नाम के एनजीओ को डोनेशन दिया है और इस ए एनजीओ ने उस दी गई डोनेशन को अपनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस प्रकार की एप्लीकेशन ऑफ इनकम को मानने से मना कर सकता है, क्योंकि आपके मेन ऑब्जेक्ट्स में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप दूसरे एनजीओस को भी डोनेशन दे सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर लिखना है, तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस एनजीओ के द्वारा, एनजीओ ए के द्वारा एनजीओ बी को दी गई डोनेशन को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मानेगा। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, देखिए ये एनजीओ में जो फंड्स आपके पास पड़े हैं, आपके एनजीओ के पास जो भी सरप्लस फंड्स पड़े हैं, ये अल्टीमेटली पब्लिक का ही पैसा है। तो एनजीओ के पैसे को बहुत ही हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ खर्च करें। यदि किसी एनजीओ के पास सरप्लस फंड्स हैं तो उन सरप्लस फंड्स को एज पर सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ एक लिस्ट नोटिफाई की गई है कि सरप्लस फंड्स को केवल आप यहीं लगा सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं एफडीज में, आप बैंकों की एफडी में जमा करा सकते हैं। इस तरह से आपको एक लिस्ट दी गई है जहां आपको अपने एनजीओ के सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट करनी है। एनजीओ के फंड्स को जब आप एक्यूमुलेट करते हैं भविष्य के लिए 5 सालों के लिए, उसे भी आपने एज पर सेक्शन 11(5) ही इन्वेस्ट करना है। एक एनजीओ के फंड्स को आप बहुत ही एग्रेसिव एवेन्यूज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक एनजीओ के सरप्लस फंड्स को या एक्यूमुलेटेड इनकम को आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जब भी आप अपने जीवन में एनजीओ बनाएं, आप इसमें ज़रूर एक ये रिस्ट्रिक्शन लिखें कि एनजीओ के फंड्स को हमेशा एज पर दी प्रेस्क्राइब्ड मोड गिवन इन सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके अनुसार ही इसकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जब आप अपने एनजीओ की टैक्स रिटर्न भरते हैं, जब आप अपने एनजीओ की इनकम को एक्यूमुलेट करते हैं और सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 का अगर आप सम्मान नहीं करते, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी एग्जम्पशन को फोरफिट कर देता है, उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानता है, उस पर सीधा सीधा 30% मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगा देता है। तो इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही आप अपने फाइनल 12AB, फाइनल ATG रजिस्ट्रेशन, CSR प्रपोजल्स ज़्यादा से ज़्यादा आप इनवाइट कर सकते हैं, टैक्स एग्जम्पशंस अपनी बनाए रख सकते हैं, जिसके लिए आपको ये सब काम करने होंगे। और जब भी आप अपने जीवन में एनजीओ बनाएं, कभी एक गूगल कंसल्टेंट पे विश्वास ना करें। हमेशा अपने कंसल्टेंट के साथ 1-to-1 बैठें। किसी इस तरह से अगर आपको सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है एनजीओ बनाते समय अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स की ड्राफ्टिंग पर। जितने आपके एनजीओ के मेन ऑब्जेक्ट्स प्रोफेशनली ड्राफ्टेड होंगे, उतनी ही ज़्यादा कन्वीनियंस के साथ, कंफर्ट के साथ आप अपने एनजीओ को चलाते चले जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे यहाँ लिखे हुए
ईमेल एड्रेस पे मेल भेजना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।